हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। मैं आज लेके आया हूं जी मेन और नीट और एडवांस के लिए बेसिक लेक्चर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही मैं इस चैप्टर का नाम सुनता हूं डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी यार? सभी यही सोचते हैं कि यार इतनी यूनिट थी मेरे पास, सब कुछ तो है, फिर डायमेंशन की जरूरत कहां पड़ी? ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो डायमेंशन कर सकता है? यूनिट सिस्टम ऑलरेडी था, तो एक और बोझ हमारे ऊपर क्यों लाद दिया गया? इसका क्या फायदा है? अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले जब मॉल्स में जाया करते थे या रेलवे स्टेशन में, तो सीढ़ियां होती थी, स्टेयर्स, जिससे हम आराम से ऊपर चढ़ जाते थे। लेकिन कुछ लोगों को चढ़ने में दिक्कत आती थी, है ना? हमने सबने देखा है। तो वहां पर कुछ सीढ़ियों की जगह क्या लगा दिया गया है? एक्सेलरेटर। मतलब आप आराम से बस खड़े हो जाएं, वो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा। अब इस एग्जांपल से हम क्या समझते हैं कि कुछ चीजें जो डिराइव होती हैं वो हमारे कन्वीनियंस के लिए होती हैं, कि हमारे लिए चीजों को इजी कर सकें। ऑफ कोर्स यूनिट सिस्टम ऑलरेडी था, सारे यूनिट सिस्टम थे। जो भी काम डायमेंशन कर सकता है, यूनिट सिस्टम को चेंज करना, है ना, वो हम यूनिट से कर सकते थे। डायमेंशन का फॉर्मूला और डायमेंशनल आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं क्योंकि कुछ चीजें आपको बहुत इजीली आप उसको कर पाए, कन्वीनियंस के लिए। जैसे अभी इस एग्जांपल में आपने देखा, सीढ़ी आप पहले भी चढ़ सकते थे, लेकिन अभी आपको इजीली हो गया। और कुछ स्पेशल पीपुल्स के लिए जो नहीं चढ़ सकते थे, अब उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा बन गई। सेम वे इन फिजिक्स में यूनिट्स होने के बावजूद हमको डायमेंशनल एनालिसिस कराया जाता है, क्योंकि कुछ जगह आप देखेंगे जो काम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकता है वो यूनिट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको दो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, या टू और मोर देन टू क्वांटिटीज हैं, जिनके बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो आप उसको डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, इजीली। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है, मोस्ट ऑफ द इक्वेशन की करेक्टनेस आप इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं। तो भैया ये काम था बच्चों, जिससे कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी मूड में ला पाए, इसलिए हमको डायमेंशंस हमारी लाइफ में आ गए। ठीक है जी। तो डायमेंशन का फंडा ये है। अब डायमेंशन के फंडे के बाद डायमेंशन समझना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उसको इजीली यूज कर पाए। तो आखिर डायमेंशंस होते क्या हैं, क्या नहीं है? तो डायमेंशनल हमेशा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होते हैं, और उनको एक लेटर वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोला मैंने बच्चों? कि जो डायमेंशन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो फर्स्ट लेटर होता है उस फंडामेंटल क्वांटिटी का, उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमें उसकी यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमने उसका डायमेंशन दिया कैपिटल एम। हमेशा जो डायमेंशंस है वो कैपिटल लेटर्स में ही आएंगे, और सिंगल लेटर, एक्सेप्ट वन थिंग, मोल। मोल को हमें एमओएल लिखना पड़ता है, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन हमें उसको एमओएल लिखना पड़ता है। बाकी सारे ही कैपिटल लेटर्स में आएंगे और एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट होंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे मास का एम हो गया, लेंथ का एल हो गया। जैसे मैंने मास रिप्रेजेंट करना चाहा तो उसका हो गया कैपिटल एम, मैंने लेंथ रिप्रेजेंट करना चाहा तो उसको हो गया कैपिटल एल। अब जब मैं लेंथ कैपिटल एल लिखता हूं तो लेंथ में वो सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब सारे डिस्टेंसेस, हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उन सभी का डायमेंशन एल से ही मेजर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लेंथ ही है। ऑफ कोर्स इस चीज से कुछ लिमिटेशन सामने आएंगे, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं कर सकता है। हम सब हमेशा इस चीज पे फोकस देते हैं कि वो क्या कर सकता है। फिजिक्स में दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई चीज क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का जो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, हमने पहले पार्ट में क्या देखा? वाई डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट सिस्टम है मेरे पास, तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला अलग से मैं क्यों पढ़ूं? तो उसका मैंने रीजन आपको बताया। उस रीजन के बाद व्हाट इज डायमेंशंस, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशन देते हैं,
और बाकी डिराइव्ड क्वांटिटी उन्हीं से डिराइव्ड हो जाती है। फंडामेंटल क्वांटिटी के हम डायमेंशन कैसे देते हैं, उनको एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, मास को कैपिटल एम में लिखेंगे हम उसका डायमेंशन। डिस्टेंस किसी भी टाइप का हो उसको हम लेंथ से एल लिखेंगे। फिर है टाइम, टाइम एक फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम लिखेंगे कैपिटल टी से। एम्पियर आएगा करंट में, तो करंट को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए। टेम्परेचर आएगा, अब टेम्परेचर को मुझे तो लिखना था कैपिटल टी से, लेकिन कैपिटल टी इसका टाइम से कॉर्लेट हो जाता है, तो सम टाइम वी यूज थीटा और सम टाइम वी यूज केल्विन, तो आप इसको थीटा यूज कीजिए। इस तरह से सारी क्वांटिटीज को हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। तो दो चीजें क्लियर हो गई बच्चों कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों आया और व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, किस किस के डायमेंशंस होते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के होते हैं। इसका पूरे डायमेंशन की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक है जी, तो आप वहां से ले सकते हैं। अब इस डायमेंशंस की हेल्प से हम तीन काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी रिलेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है और करेक्टनेस चेक करनी है, वी कैन डायरेक्टली डू बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है, यस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में करना है तो कन्वीनियंटली हम डायमेंशनल फॉर्मूला से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज डन बाय द, आप यूनिट से भी कन्वर्जन कर सकते हैं, डायमेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि कन्वीनियंट वे है और एक ऑल्टरनेट वे भी है आपके पास इसको करने के लिए। तो तीन इंपॉर्टेंट काम है जो आप डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने बताया कि आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस कैन बी चेक्ड, है ना। सेकंड मैंने क्या बताया, रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। और थर्ड मैंने क्या बताया, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अदर, कन्वर्जन टू यूनिट सिस्टम। ये सारी चीजें आप डायमेंशंस एनालिसिस से कर सकते हैं, बस आपको उनका डायमेंशंस पता होना चाहिए। अब डायमेंशन पता होने में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस बार जो जी मेन का, अगर आपने जुलाई का सेशन का एग्जाम देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में अगर आपको बोल्ट्जमैन के डायमेंशन याद नहीं है या आप उसका कोई ऐसा लगभग रिलेशन याद नहीं है, मतलब अल्टीमेटली अगर आपको उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन याद नहीं था तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। वो क्वेश्चन ऐसा ही था जो आपकी मेमोरी स्केल पे बेस्ड था, जिसमें आपको सिर्फ के का जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया था उसका डायमेंशन अगर आपको नहीं पता था तो आप वहां फंस जाते थे। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आप डायमेंशन याद नहीं रख सकते हैं तो उनका कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन याद रखिए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये आते हैं हम, अब इससे आगे चलते हैं। हमने डायमेंशन सीखा क्यों आता है, डायमेंशन की लिस्ट देखी और उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या कर सकता है वो देखा। अब हम इनको काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज, लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला और एनालिसिस क्या नहीं कर सकता है, इन अदर वर्ड्स लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या क्या नहीं कर सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इसलिए पूरे वीडियो को आराम से देखिए, मैं इसमें टाइम स्टैम्प भी डालूंगा कि कौन कौन सी चीजें मैंने कहां कहां डिस्कस की हैं, तो आपको कन्वीनियंस हो जाएगी, जिसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकता है। अब करेक्टनेस को चेक करना है तो हम इन तीनों चीजों में एक कॉमन प्रिंसिपल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। क्या यूज करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग LHS के जो भी डायमेंशंस हैं इक्वेशन में वो RHS से बिल्कुल सेम होना चाहिए। एज पर दिस प्रिंसिपल डायमेंशंस ऑफ LHS should be equal to dimensions of RHS। ये आपको फॉर्मूला जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पूरे डायमेंशन में वो क्या कर सकता है, ये फॉर्मूला वो सब कुछ आपको बता देगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो LHS है उसके डायमेंशन और RHS के डायमेंशन बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन वैलिड है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए डायमेंशनल फॉर्मूला जो तीन चीजें कर सकता है वो कैसे कर सकता है मैं आपको बताता हूं। अब करेक्टनेस के लिए हम एक चीज नोट करते हैं कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक है, अब एनर्जी का ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे चेक करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। एनर्जी जो है हम उसको E लिख लेते हैं, तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या होंगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका बेसिक फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, बेसिक फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। जैसे एनर्जी होता है वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास का कैपिटल M आ गया, एक्सेलरेशन का हम क्या बोलते हैं? LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, और dv/dt क्या होता है? d²x/dt²। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला आया और t-2 वहां से इजीली मुझे मिल गया। और उसके बाद आया मेरा डिस्टेंस विच इज L, और इन सब को मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के, जैसे मैट्रिक्स में बनाते हैं ना वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट बना के इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा? mL2T-2। ये आ गया एनर्जी का। तो मेरी LHS की यूनिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो मेरी LHS है उसकी मेरी यूनिट्स और डायमेंशन क्या आ गए? mL2T-2। अब मैं RHS के चेक करूंगा। अब RHS के कैसे चेक करूंगा? जो कांस्टेंट लगा होता है, कुछ चीजें याद करते जाइए, जो कांस्टेंट हाफ लगा होता है उसके कोई डायमेंशन नहीं होते तो उसको हम हटा देंगे। अब देखेंगे मास यानी m और v², v के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-1। इसका स्क्वायर मुझे करना है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लगाऊंगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा mL2T-2 स्क्वायर करने के बाद। तो आप देखेंगे कि LHS और RHS के डायमेंशन बिल्कुल सेम आ गए हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। इस इक्वेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस आपको चेक करनी है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। उसमें हमेशा याद रखिए LHS के डायमेंशन RHS से हमेशा सेम होने चाहिए। अब इसी में सेकंड फॉर्म में हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है S = ut + हाफ at²। अब इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस मुझे करना है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि जो भी टर्म्स यूज होती हैं इक्वेशंस में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्म्स है ना, टर्म्स क्या होती हैं? पूरी ये क्वांटिटीज, उन सारी टर्म्स के डायमेंशंस हमेशा सेम होते हैं। इसका मीनिंग है कि डायमेंशन ऑफ एस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ at²। अब हाफ का तो कोई सेंस है नहीं, लेकिन मैंने इक्वेशन में तो लिख दिया, मतलब उसको at² आप समझ लीजिए। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डिस्टेंस है उसके डायमेंशन ut और at² से बिल्कुल सेम होंगे। दैट मीन्स, ये बात समझ में आ गई? तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हों। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट
नहीं हो सकते, दैट इज रॉन्ग। तो हमेशा याद रखिए, अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं और वो इक्वेशन करेक्ट है, दैट मीन्स उनके डायमेंशंस आपस में सेम होंगे पूरी पूरी टर्म के। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड वे। फर्स्ट वे तो उसने बता दिया था कि एलएचएस के डायमेंशन और आरएचएस के डायमेंशन बिल्कुल सेम होंगे। सेकंड वे में उसने बताया जितनी भी टर्म्स इक्वेशंस में होती हैं, जितनी भी टर्म्स मींस ये पूरा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, पूरी सारी टर्म्स का डायमेंशंस एक दूसरे से इक्वल होता है। तो यहां पे एग्जांपल हमने लिया तो हमने देखा एस का, यूटी का और एटी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा। यह है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सेकंड टेक्निक। ठीक है जी, तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं इसको रब कर लेता हूं थोड़ा सा। तो बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके दो फंडे हमने आराम से समझ लिए कि क्वांटिटी को इन अदर वर्ड्स अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशंस करेक्ट हैं, मतलब उनके डायमेंशन सेम हो। और इसी चीज पे बेस्ड आपको कई क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी जीमेन की बात की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला, उसमें भी यही फंडा था कि दो टर्म्स का एडिशन हो रहा था। तो दो टर्म्स का एडिशन हो रहा था मतलब उसमें से एक अननोन दिया हुआ था, तो उन दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम थे और उसी प्रिंसिपल पे वो बेस्ड था। और सेकंड जो मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं पता था या उसके डायमेंशंस नहीं पता थे, वो वहां फंस जाएंगे। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के दो वेज, एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस से सेम होंगे। सेकंड थिंग, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की इक्वेशन का रिलेशन होगा तो उसमें सारी टर्म्स के डायमेंशंस सेम होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करते हैं तो उसमें डायमेंशन सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आते हैं हम किसी के बीच में रिलेशन को बिल्ड करना। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है तो उसमें यहां पर मैं एक पहली लिमिटेशन आपको बता देता हूं। ये मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं लास्ट में मैंने बताया ना लिमिटेशन करूंगा उस समय, लेकिन यहां पे सिंस अपन रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं तो यहां पर एक लिमिटेशन आपको पहले बता देता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर तीन फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है तो हम उसका रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर वो तीन फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा पे डिपेंडेंट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला उसका रिलेशन बिल्डअप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है ये मैं आपको लिमिटेशन में काफी डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन यहां पे सिंपली उसका आंसर बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे मैं एलएचएस और आरएचएस में जब पावर फॉर्मूला बिल्ड करता हूं रिलेशन, तो वहां पर मैं डायमेंशंस की पावर ए बी सी इस तरह से लेता हूं। अगर चार क्वांटिटी होंगी तो ए बी सी डी आ जाएगा, और इसमें चार वेरिएबल के बावजूद हमें सिर्फ तीन या तीन से कम इक्वेशंस मिलेंगी। तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स हमें ये कहता है, जो टूल है फिजिक्स को सॉल्व करने का, कि भैया आपको जितनी इक्वेशंस हो उतने वेरिएबल्स हो तब तो वो सारे वेरिएबल्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो सारे वेरिएबल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और इसी रीजन की वजह से डायमेंशनल एनालिसिस में ये लिमिटेशन आ जाता है। ठीक है, ये लिमिटेशन मैं काफी डिटेल में लूंगा। लास्ट में जब मैं लिमिटेशन लूंगा, मैं रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं इसलिए आपको बता दूं कि सारे रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस में उन्हीं के बिल्ड कर सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी 3 और लेस देन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हो। अगर मोर देन 3 पर है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए यहां पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को करके हम ये समझते हैं कि हाउ टू बिल्ड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। लिमिटेशन मैंने बता दिया है, 3 से ज्यादा पे डिपेंडेंट होगा तो नहीं कर पाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर पाएंगे। तो समझ लेते हैं कि अब 3 से ज्यादा की लिमिटेशन जो है वो तो मैंने बताया, और लिमिटेशन में मैं उसको काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा।
लेकिन अभी हमारे साथ मुद्दा क्या है कि अभी हमें बच्चों ये सीखना है कि हाउ टू बिल्ड द रिलेशन, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, जो मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया है। एलएचएस के डायमेंशन और आरएचएस के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। अब आते हैं, हम इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेच स्प्रिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है एफ, वो डिपेंड करती है टेंशन एफ, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ पर। तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है। ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड द रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिपेंडेंस है तो हमें तो पता नहीं है कैसे डिपेंडेंट है, तो हम हमेशा ही ये करेंगे कि फ्री जो भी क्वांटिटी होगी तो उसको प्रोपोर्शनल हम मानेंगे। अब प्रोपोर्शनल किसके मानेंगे, जिन पे वो डिपेंड करती है। पहली है फोर्स, तो फोर्स, अब फोर्स का स्क्वायर है, क्यूब है कि 1 में फोर्स है, मुझे नहीं पता है, तो मैं यहां पर उसकी पावर को एज्यूम कर लूंगा ए, लेंथ पे डिपेंडेंट है उसकी पावर बी, और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंडेंट है उसकी पावर मैंने सी ले लिया। यहां पर सबसे पहला काम बच्चों, अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना है फिजिकल क्वांटिटीज में वाई यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, तो जैसे इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, तो उस फिजिकल क्वांटिटी जो यहां पर फ्रीक्वेंसी है डिपेंड्स ऑन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए उन तीनों क्वांटिटीज से पावर एबीसी लेके, डिफरेंट डिफरेंट पावर, बिकॉज वी डोंट नो ना कि वो डिनोमिनेटर में है या उनके ऊपर स्क्वायर रूट है, क्या पावर है, तो हमने एबीसी ले लिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारी क्वांटिटीज को हम पहले इक्वल करेंगे बाय पुटिंग अ कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने इक्वल टू साइन लगाया, तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एफ टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और म्यू टू द पावर सी के लिए। अब हम तीसरी स्टेप में सभी के डायमेंशंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी के डायमेंशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, t-1 होता है फ्रीक्वेंसी का, इक्वल्स टू के कांस्टेंट ऐसे की ऐसे रखना है। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, अब डायमेंशन किसी का भी निकालना हो तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद रखिए। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला याद है m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का LT-2 हो गया, तो मुझे मिल गए फोर्स के डायमेंशन ml T-2, उसकी पावर a रख दी मैंने, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं, जगह कम है तो यहां लिख रहा हूं। अब उसके बाद लेंथ का डायमेंशन है, लेंथ का तो L ही होता है, उसकी पावर B है। मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसका मैंने C लिख दिया। ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, वहां जगह कम थी इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया है। अब मैं उसको आगे सॉल्व करूंगा, तो RHS क्या है, T-1, तो बाकी चीजें भी हम लिख देते हैं, M 0 है और L 0 है। सिंपली हम T-1 भी लिख सकते हैं अगर बाकी चीजें 0 हो, लेकिन यहां आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं इसलिए मैं सारे जो नहीं क्वांटिटी मैंने लिखी उनको 0 पावर में मैंने यहां लिख दिया। और RHS में मेरे पास क्या आया, K कांस्टेंट के बाद अब मैं देखूंगा सारी जो डायमेंशन है उसको एक एक करके लिखूंगा। मास की पावर यहां पर A आ जाएगी, यहां पर C है, तो टोटल मास की पावर क्या हो गई, A प्लस C बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। उसके बाद L के टोटल डायमेंशन क्या आ गए, L का A यहां से आया, B यहां से आया, माइनस C यहां से आया, तो ये हो गया A प्लस B माइनस C। उसके बाद टाइम के डायमेंशंस कहां से आ रहे हैं, -2A यहां से आ गया पहले वाले से, सेकंड में टाइम नहीं है, थर्ड में भी टाइम नहीं है। अब इन सबको मैं क्या करूंगा, मेरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बंद कर दूंगा। अब मैं यहां पर जो लगाऊंगा वही इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी का, जो मैंने आपको बताया LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलता है, तो सेम होना चाहिए। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, मास के डायमेंशन LHS में 0 है और RHS में A प्लस C, तो A प्लस C इक्वल टू 0 आ गया, पहली इक्वेशन बन गई। A प्लस B माइनस C L के डायमेंशन है RHS में, LHS में ये भी 0 है, सेकेंड इक्वेशन बन गई। टाइम के डायमेंशन -2 है RHS में, सॉरी मैंने इसको पूरा लिख दिया, इसको रब कर लेते हैं।
टाइम के डायमेंशन है -2a विच इज इक्वल टू -1 ऑन दिस साइड। तो कोई भी एक रिलेशन आपको मिल जाएगा जिससे कि आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब ये थर्ड रिलेशन से मैंने फाइंड कर लिया, a आ गया 1/2। अब जैसे a 1/2 आया तो सिंपल जो मैथमेटिक्स है वो सबको पता है, चाहे वो जेई वाले हो चाहे वो नीट वाले हो। एक कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद a यहां पर आ रहा है, यहां पर 1/2 रख दूंगा तो मुझे c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2। c की वैल्यू यहां मिल गई, a की वैल्यू यहां मिल गई। थर्ड इक्वेशन में 1/2 प्लस b और c की वैल्यू -1/2 मिली है तो ये भी +1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0 है, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हमने इजीली इनके एबीसी निकाल लिए। अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k इंटू फोर्स का पावर 1/2 आएगा, लेंथ का पावर b है, b कितना आया, -1, और म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ की पावर c है विच इज -12। अब सिंपल मैं रीअरेंजमेंट करूंगा जिससे कि फॉर्मूला को मैं प्रॉपर वे में लिख पाऊं। ठीक है जी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को रीअरेंज किया, दोनों की पावर सेम थी लेकिन इसकी पावर माइनस में थी तो मैं इसको नीचे ले गया, और जो कॉमन पावर थी हाफ, उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो दोनों की पावर हटा के मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया और l-1 है जो मैं बाहर ले गया l। तो ये बन गया मेरा रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, टेंशन, लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ के बीच में बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो हम जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि यार डायमेंशन का यूज क्या है, जब इतनी सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली हैं, यूनिट्स हैं, और आगे जाके बहुत कम डायमेंशन का यूज पड़ता है। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, आपको पता होना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अब उसको प्रूव भी कर दिया मैंने। देखो भैया, फिजिकल क्वांटिटीज के अगर मुझे रिलेशन निकालना है और मुझे उसकी डिपेंडेंस पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो मुझे 2 बार सिखाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने पहले ही बताया था, 2 बात सिखाता है, एलएचएस के डायमेंशन और आरएचएस के डायमेंशन सेम होंगे, और किसी भी रिलेशन में सारे टर्म्स के जो भी टर्म्स उसमें हैं उन सब के डायमेंशन सेम होंगे। दैट मीन्स अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो दैट इज पॉसिबल ओनली जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो प्लस माइनस वालों के डायमेंशन हमेशा सेम रहते हैं। तो अब हमने यहां तक के लेक्चर में डायमेंशन का यूज क्या है, करेक्टनेस चेक करने के लिए वो हमने चेक कर लिया, रिलेशन बिल्ड करने के लिए वो भी हमने कर लिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे थर्ड पार्ट पे जाने से पहले एक बात याद आई, लिमिटेशन जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं उसका दूसरा एक स्मॉल पार्ट भी बता देता हूं। इसमें जो k है ना, ये लिमिटेशन में चला जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में इस k की जगह क्या आएगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला एनालिसिस से आप चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर एक लिमिटेशन आ गया, दूसरा लिमिटेशन ये आ गया। इसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले थर्ड पार्ट पे चलते हैं, कन्वर्जन टू यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसकी हेल्प से इजीली आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब इसको हम इस क्वेश्चन को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पर। इसमें जो बेसिक फंडा है वो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का है कि एलएचएस की पूरी आरएचएस की डायमेंशन से सेम होंगी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मुझे दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटीज को लेट अस सपोज p मैंने सपोज कर लिया, इनटू उसकी जो रिस्पेक्टिव यूनिट दी हुई है उसको u ले लिया, ये उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू है। p क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। आप कितना भी उसको चेंज कर लीजिए, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मान लो, बहुत सिंपली बोल रहा हूं मैं,
कि लेंथ दी हुई है 2 मीटर। कितनी दी हुई है लेंथ? 2 मीटर। तो सर इसके अकॉर्डिंग इसका मेरा कहने का मतलब है कि यही लेंथ को मैं 200 सेंटीमीटर बोल सकता हूं कि नहीं? इसी लेंथ को अगर कोई बंदा बोल रहा है 2 मीटर, दूसरा बंदा बोल रहा है 200 सेंटीमीटर, और आप मुझसे बोलेंगे सर कौन सही है कौन गलत है, तो मैं बोलूंगा दोनों सही हैं। तो यही तो वो फंडा है कि 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। यही मैंने आपको बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू जो यहां 2 है मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू एंड डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। वो कभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 मीटर ही है, चाहे वो 200 सेंटीमीटर कहा जाए या उसको मिलीमीटर में चेंज कर लो, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। अगर उसको मैं सीजीएस में बोलूं तो क्या बोलूंगा? 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या दोनों डिफरेंट हैं? नहीं भैया, दोनों सेम है, और वही ये फंडा है। तो अब आपको समझ में आया ये फंडा क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू, डिफरेंट आएगी ना यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू, इनटू दैट सिस्टम ऑफ यूनिट। वो उसकी वैल्यू को कभी इंटरफेयर और चेंज नहीं कर सकते। आई होप बच्चे लोग आपको ये समझ में आया होगा मेरे कहने का। तो इसी को हम करते हैं इस फॉर्म से। तो सबसे पहले मुझे g की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, जो मेरा p है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और यहां पर मैं यूनिट की जगह उसके डायमेंशंस लिखूंगा। न्यूटन मतलब होता है फोर्स। मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था कि फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के डायमेंशन क्या हो गए? mlt-2 इंटू एम स्क्वायर यानी मीटर यानी लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट सिस्टम क्या आ जाएगा मेरा? m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो मैं g की वैल्यू को कैसे लिखूंगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वाला सिस्टम ऑफ यूनिट का डायमेंशंस लिखूंगा उसका m-1 l³ t-2। अब यहां पे मुझे पता नहीं है कौन सा न्यूमेरिक फैक्टर आने वाला है, तो मैं उसको p नाम दे देता हूं। अब यहां पर जो फैक्टर्स आएंगे वो डायमेंशन तो चेंज नहीं होगा। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज है, दोनों साइड में डायमेंशंस आपको सेम मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स के कारण मैं इसको m1 l1 t1 बोल दूंगा, ये वाले को मैं m2 -1 l2 3 और t1 -2 बोल दूंगा। सॉरी, t1 नहीं t2। बस मुझे पहले वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में m1 l1 t1 ले लिया, दूसरे वाले यूनिट सिस्टम में l2 l2 t2 ले लिया, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होंगे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो वो ही है। और डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन कि आप उसको किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर कर रहे हो। हर सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का डायमेंशन तो एल ही है। हमने कभी ये सुना ही नहीं है कि भैया सीएस या एसआई सिस्टम में डिफरेंट डायमेंशनल होते हैं, नहीं। तो इसलिए हमने यहां पर m1 और m2 का और 1 और 2 के सबसेक्शन का हमने यहां पर यूज किया है। अब मुझे इस p की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। तो मेरी p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर -1, l1 अपॉन l2 की पावर 3 और t1 अपॉन t2 की पावर -2। बार बार t2 आता है, मेरे एक फ्रेंड का नाम था तो बड़ा अजीब सा याद आता है t2। अब इन सब की हम वैल्यू रख देंगे। अब जैसे m1 आपने जो वैल्यू ली m1 वो कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में है ना, मास मतलब किलोग्राम। लेकिन आपको किस में चेंज करना है? वो m2 तो ग्राम में है, तो अब या तो m1 को केजी को ग्राम में चेंज कीजिए या m2 को ग्राम से केजी में चेंज कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? आप दोनों में से कोई भी फंडा यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी इक्वेशन में चेक कर लेना। मैं m1 जो केजी में है उसको ग्राम में चेंज कर रहा हूं, तो 1000 यानी 10⁻³ आ जाएगा इंटू m2 अपॉन m2।
पावर -1। लेंथ मीटर में, अब जो मैं कर रहा हूं तो वो सभी मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे लेंथ को मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻²⁴ लेना पड़ेगा। T1 T2 तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम तो हमेशा सेकंड में ही आता है। अगर अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा M2 के लिए, यहां पर 10⁻6 आ जाएगा, और ये ऐसा ही कि ऐसा रहेगा फैक्टर। तो अल्टीमेटली 10⁻³ का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही वैल्यू CGS यूनिट में हो जाएगी। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 में हो जाएगी, ये आ जाएगा डाइन। उसके बाद क्या था यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से आप कन्वर्जन इजीली बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कई बच्चों को लगता है कि मुझे डायमेंशन से चेंज नहीं करना है, तो भैया कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है और आपको डायरेक्टली चेंज करने में ज्यादा कन्वीनियंट है, तो आप डायरेक्टली चेंज कीजिए। यहां पर हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि मुझे भी ये ज्यादा कन्वीनियंट डायरेक्टली केजी और ग्राम मीटर सेंटीमीटर यूज करने से होता है। मैं डायमेंशनल खुद कभी यूज नहीं करता फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ यूनिट ज्यादा कन्वीनियंट है सिस्टम ऑफ यूनिट से। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको करना तो इसी तरह से पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो हमने करेक्टनेस चेक कर लिया, रिलेशन चेक कर लिया, कन्वर्जन चेक कर लिया। करेक्टनेस के लिए अभी हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, क्योंकि जो हमने करेक्टनेस चेक किया था वो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से किया था। अब जो मैं न्यूमेरिकल लूंगा उसमें करेक्टनेस के साथ साथ जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया ना, सारी टर्म्स का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, वो भी डिस्कस हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दी हुई है मुझे इस रिलेशन के लिए, और मुझे एबीसीडी जो कांस्टेंट इसमें नंबर दिए गए हैं, जो कांस्टेंट फैक्टर्स दिए गए हैं, उसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का वो फंडा समझेंगे, जिसमें हमने ये देखा था कि सारे टर्म्स के डायमेंशंस सेम होना चाहिए। दैट मींस अगर आप दो टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। इसी का फंडा यूज करते हुए देखें तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ V शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT। मैं सबको इक्वल टू में लिख देता हूं, डायमेंशंस ऑफ BT should be equals to dimension of C upon D plus T. D plus T, ठीक है। ये सारी टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि ये सारी टर्म्स एडिटिव हैं और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। यही आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और फंडा यूज करेंगे, D और T ऐड हो रहे हैं, और ऐड कौन सी क्वांटिटी हो सकती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट जिनके डायमेंशन सेम होंगे। तो डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। तो सबसे पहले मैं यही रिलेशन यूज कर लेता हूं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली मुझे डायमेंशन ऑफ D क्या मिल गया, T, ठीक है जी। अब जैसे ही डायमेंशन T मिला, वेलोसिटी का डायमेंशन मुझे पता है LT-1 होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। एंड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये सारे डायमेंशन इक्वल हो गए। अभी अभी हमने देखा, तो A का भी डायमेंशन मिल गया, B का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, V का डायमेंशन डिवाइडेड बाय T, यानी डिवाइडेड बाय T, दैट इज LT-2, ठीक है जी। और C का डायमेंशन क्या मिल जाएगा हमें, C अपॉन D प्लस T का डायमेंशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी यानी LT-1 के। C अपॉन D प्लस T का डायमेंशन दोनों के सेम है, जो कि सिर्फ टाइम के इक्वल है। तो ये आ गया T-1 इक्वल टू LT-1। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए C के डायमेंशन लेंथ के इक्वल हो जाएंगे। तो C का डायमेंशन आ गया L। तो मेरे पास A का डायमेंशन, B का डायमेंशन, C का और D का इजिली डायमेंशन फाउंड हो गया विद द यूजिंग ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का अब ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों। तो मैंने सारी चीजें कर दी कि एक डायमेंशनल एनालिसिस से आप क्या क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, और एक यूनिट को, सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स उसमें हमने ये देखा कि अगर आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता है तो आप नहीं करें, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला का यूजेस जो हमने इजीली यहां पर किए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हमें बात करनी है वो क्या है? वो है कि भाई आप ये सब कर सकते हैं। हमने अभी तक उन्हीं फैक्टर्स की बात की ना जिसपे डायमेंशनल फॉर्मूला में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो लिमिटेशंस बनते हैं। लिमिटेशंस मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हुए, जिसका मैंने 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2 पॉइंट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि अगर आपको किसी का भी रिलेशन बिल्ड करना है तो आप तभी कर सकते हैं जब वो फिजिकल क्वांटिटी 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी या उससे कम पे डिपेंडेंट हो। अगर वो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी लिमिटेशंस है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेशन में सबसे पहली चीज पे हम चलते हैं। लिमिटेशंस और इन सब के जो नोट्स है पॉइंट वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करें तो आप उसको वहां पर काफी सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन हमने क्या देखा कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, मोर देन 3, तो हम उसको इससे डिराइव नहीं कर सकते, हम उसका रिलेशन बिल्डअप नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं इसका फंडा आपको सिखाता हूं कैसे। अब एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां से मेरे पास जो है। अब इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है अब इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है इस तरह से फोर्स, और फोर्स फिजिकल क्वांटिटी 4 चीजों पर डिपेंड करती है। मास ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया, और आप ले लो अननोन वेरिएबल ले लेते हैं बी और सी। अब ये 4 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस है, तो इनकी जो पावर्स होंगी वो 4 आएंगी, एक्स वाई जेड, एंड इसको ले लेते हैं पी। अब ये 4 पावर्स आएंगी और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम 3 से ज्यादा इक्वेशन मिलेंगी नहीं, और मैथमेटिक्स में आपकी बाउंडेशन आ जाएगी कि नंबर ऑफ इक्वेशन सफिशिएंट होंगी नहीं टू सॉल्व एंड फाइंड दीज वेरिएबल वैल्यूज। तो सबसे पहला लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस याद रखिए, आप वो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते जो मोर देन 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। अगर वो 3 या 3 से कम क्वांटिटी, 3 और लेस देन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, आप इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके उसका रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो आप नहीं कर सकते। ये उसकी पहली लिमिटेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम इसकी सेकेंड लिमिटेशन पर। अब सेकेंड लिमिटेशन में, अब जैसे इसमें भी एक मैं आपको आंसर क्वेश्चन कर देता हूं जो आप बताना कि अगर मान लो t इक्वल टू, क्वेश्चन है मेरे पास 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी इंटू एल दिया हुआ है। तो यहां पर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा क्योंकि ये मोर देन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। आप डायमेंशनल का फॉर्मूला यहां से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है जी। सेकंड फंडा होता है सेकंड जो लिमिटेशन है वो ये होती है कि कभी भी कोई भी फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ऐसे फंक्शन से मिलके बनता है क्योंकि ऐसे फंक्शन के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। दे आर डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आप डायमेंशन के थ्रू उसमें ला ही नहीं सकते
क्योंकि कांस्टेंट जो अभी हमने फॉर्मूला भी किया था टाइम पीरियड का, उसमें के का वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले में के का क्या डायमेंशन हो, के का क्या वैल्यू होगा और उसके डायमेंशंस क्या होंगे, वो हमारे लिए इंटरफेयर कर जाते हैं, जिसके कारण हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं फाइंड कर सकते। हमने वो फॉर्मूला इसलिए फाइंड कर लिया क्योंकि के को हमने सिर्फ कांस्टेंट माना था, डायमेंशनल लेस। लेकिन अगर ऐसे कांस्टेंट आ जाएं तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? तो ऐसी इक्वेशन जिनमें एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, साइन, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबके फंक्शन आते हैं, वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आप डेवलप कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है जी। अब कई बार ऐसे रिलेशन भी आते हैं जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है और दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। अब d मतलब डायमीटर, l मतलब लेंथ। अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग तो किसी भी टाइप की लेंथ हो, चाहे वो रेडियस हो, डायमीटर हो, कॉर्ड हो, या फिर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायमेंशन उठाता है, उसको एक डायमेंशन दे देता है l। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशंस में दो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी आ जाए, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका रिलेशन आप बिल्ड नहीं कर सकते। तो ये था इस पूरे डायमेंशनल एनालिसिस का एक पूरा रिव्यू। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं एक बार पूरा रिव्यू रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने देखा कि हम मास, जो हमारी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना। तो जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, एम्पियर है, इन सब का यूज करते हुए हम उनके डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा डायमेंशनल में तीन चीजें हम कर सकते हैं। करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हमने इसके एग्जांपल किए। लास्ट में हमने क्या देखा कि भाई इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में अगर वो फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 पे डिपेंडेंट है तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं फाइंड कर सकते। सेकेंड थिंग हमने देखी कि अगर एक का रिलेशन दो सेम क्वांटिटी लेकिन डिफरेंट है, डायमीटर है और एक लेंथ है कॉर्ड की, तो आप उनके बीच का रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो इन सब के साथ इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, कॉपी पेन लेके साथ में क्वेश्चन भी करिए। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको आप, जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूं ना, उसके कंटिन्यूएशन पे आप ध्यान दीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम मोस्टली जेई मेन और एडवांस एंड नीट फिजिक्स के लिए करते हैं, और मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस। दैट मीन्स अल्टीमेटली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस एंड नीट के लिए फिजिक्स। पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने। हर लेक्चर को मैं स्टार्ट बेसिक से करता हूं, फिर उसके बाद उसको एडवांस लेवल पर भी ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। एंड प्लीज शेयर योर, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, छोटी हो या बड़ी, आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।